हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो जो बॉडी हम क्या करें, उसके शेप में चेंज करें और वो अपने शेप में फिर वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज। यानी कि हमने कोई रबड़ खींची और छोड़ के वो क्या हो गई, वापस उसी शेप में आ गया। यानी कोई गुब्बारा फुलाया और हवा निकालने के बाद वो वापस उसी शेप में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक का मतलब जिसमें हम फोर्स लगाएं उसकी शेप और साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स हटाने पर वो वापस उस बॉडी में वापस शेप में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच चेंज द साइज ऑफ शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो शेप और साइज को क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोल लिया कि अ फोर्स विच चेंज द साइज और शेप बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग शेप। जो साइज को और शेप को चेंज कर दे, यानी जो हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जो वापस सेम टू सेम उसी शेप में वापस आए। यानी कि उसमें जब हमने खींचा तो वापस बिल्कुल परफेक्ट उसी शेप में आ जाए, जितना था, बिल्कुल भी पॉइंटों में भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जिसमें हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी में क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसको हम रिजिड बॉडी बोल देंगे। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी वापस शेप में नहीं आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बोलेंगे। ठीक है। यानी कि जिसपे फोर्स लगाया और उसके शेप और साइज में चेंज हुआ और हटाने फोर्स वापस उसी शेप में आ गया, उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर वो बॉडी में चेंज हो गया लेकिन वापस उस शेप में नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। हमने फोर्स लगाया लेकिन वो बॉडी उस शेप में वापस नहीं आई, उसको हम वो क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया डिफॉर्म्ड बाय इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि किसी बॉडी पर लगने वाले पर यूनिट एरिया पर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन A। तो यानी पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। यानी कोई कील गाड़ना है तो अगर उसका एरिया ज्यादा है तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब यहां पर एरिया कम है तो वहां पर फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा, यानी प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी जब हम किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। उसके अंदर से क्या लगता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पर यूनिट एरिया पर लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये कहानी समझ में आई तुम्हारे। अब इसका आ जाएगा यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। क्या हो गया, न्यूटन। और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका यूनिट होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2। और अपॉन एरिया का क्या हो गया, एल स्क्वायर। क्या हो गया, mlt-2, एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो यहां पर L2 को जब ऊपर ले गए तो कितना होगा, -2, और -2 में एक ये L कट गया तो बचा क्या, ml-1 t-2। ये क्लियर हो गया।
अब स्ट्रेस आर थ्री टाइप्स। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? इसको दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसका नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी पे जो स्ट्रेस लगे और उसकी लेंथ को बढ़ा दे। यानी जब काम काहे पर होगा? लेंथ पर होगा। काहे पर होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आता कंप्रेशनल स्ट्रेस। नाम से ही पता चला कंप्रेस करा जाए। कंप्रेस का मतलब दबाना, जिसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। कोई बॉल ले ली, कोई क्यूब ले लिया, अब हम उसको इस हिसाब से प्रेशर उसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि उसको इस हिसाब से दबा रहे हैं कि वो पूरा चारों तरफ से दब रहा, तो उस पर लगने वाले को हम क्या कहेंगे? कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? कंप्रेशनल स्ट्रेस। जैसे ये क्यूब है, ये क्या है? देखो इधर, ये तुम्हारा है क्यूब, ठीक है? ये तुम्हारा क्यूब है, सॉरी, ये क्या है? ये क्यूब है, ठीक है? अब इस पर हमने क्या करा? यहां पर क्या? ये क्यूब है, ठीक है? अब इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी, इधर से भी, इधर छह साइड से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब सब तरफ से दबा रहा है। तो उसका स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा। उसका स्ट्रेस क्या होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा, ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, then the corresponding stress is called hydrostatic torsion। हाँ, सभी तरफ से यूनिफॉर्म इक्वल अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। यानी कि सब तरफ से उसके ऊपर क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक। अब क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस, व्हेन आर डिफॉर्मिंग force act tangentially to the surface of a body, it produce change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress। मतलब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है? टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब उसको टच करता हुआ लग रहा है, मतलब फोर्स को क्या लग रहा है? टच करता हुआ लग रहा है। एक मतलब एक सरफेस है, किधर साइड में लग रहा है, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंशियल उसका फोर्स है। तो क्या कह रहा है? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस को बोलते हैं, ये ट्यूब है, ये यहां से नीचे से हमने क्या करा? इसके ऊपर लगाया टेंजेंशियल फोर्स, तो ये ऐसे करके अपनी शेप इसने क्या करी? चेंज कर दी। मतलब इसको क्या हो, जैसे कोई कोई ऐसी बॉडी है क्यूब टाइप की है, वो नीचे से फिक्स है, अब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे, स्ट्रेस टेंजेंशियल इसको दबा रहे, तो नीचे से तो वो नहीं खिसक रहे, यहां पर से खिसक जा रहे हैं, तो यहां तो इस लगने वाले स्ट्रेस को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। अभी आगे आएगा तो ये जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाएगा स्ट्रेन। क्या आएगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? हाँ, स्ट्रेन क्या बोलेंगे? किधर गया? दस रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इज इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन द डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब चाहे लेंथ हो, चाहे वॉल्यूम हो, मतलब चाहे एरिया हो, कुल मिला के उसको हम क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन बोल रहे हैं। अब कोई बॉडी यूं करे लंबी लंबी थी, उसको हमने रबड़ के पकड़ खींचा, ये इतनी जो थी वो बढ़ गई, इतनी जो इसमें क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसकी ओरिजिनल लंबाई मान लो 10 थी, कितनी थी? 10, और ये 2 की इंक्रीजिंग हो गई, तो जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एल। क्या बोलेंगे? और जो ओरिजिनल था उसको हम क्या बोलेंगे? एल। एल बराबर कितना हो गया? 10।
तो 2/10 जो सॉल्व होकर आएगा 0.2, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। फिर से समझो, चेंज इन डायमेंशन और चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। एज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, मतलब अगर ऊपर लेंथ लिया गया तो नीचे भी लेंथ, अगर ऊपर वॉल्यूम लिया गया तो नीचे भी वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? तो वो कहना चाह रहे हैं क्या करे, एज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटी, सेम क्वांटिटीज के रेशियो को हम स्ट्रेन कह रहे हैं। तो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका क्या करे, ना इसकी यूनिट होगी, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, डायमेंशन हाँ लाइक क्वांटिटी, अगर इसकी यूनिट अगर लेंथ ले रहा है मीटर है तो नीचे वाले की मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी ना ही यूनिट होगी और ना ही डायमेंशन होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो अभी हमने बताया चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब लेंथ में बात करेगा तो उसके स्ट्रेस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूम में चेंज और ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोले, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, शेयर स्ट्रेन ये थोड़ा समझने वाला है, ये हमने बताया अभी था पीछे। क्या बोल रहे शेयर स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच आ फोर्स ओरिजिनली परपेंडिकुलर to the fixed face get turns applying tangential deforming force। मतलब वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कोई क्यूब है, क्या है, ऐसे करके, अरे ठीक है, अब उसमें करे एक सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, एक सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो वो साइज में थोड़ा सा क्या हुआ, अपनी जगह से क्या हुआ, चेंज हो गया। नहीं समझ में आया? मतलब कोई फिक्स्ड बॉडी थी ऐसे करके, वो नीचे से क्या है, फिक्स्ड है, और उसके एक सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे वाला सरफेस जो है वो अलग से चेंज नहीं हो रहा है। नहीं समझ, कोई जूते का डिब्बा टाइप को ले लिया, उस पर हाथ मार, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे ऊपर वाला हिला, नीचे वाला नहीं हिला, नहीं समझ में आया? तो यहां पर जो उसमें डायमेंशन में जो चेंज हो गया, ये जो चेंज हो गया, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को काय डिनोट करते हैं, थीटा से। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए नाम दे, इसको बी नाम दे, इसको सी नाम दे, तो थीटा हम यहां पर डिफाइन करेंगे टेन थीटा से। किससे डिफाइन करेंगे, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको गौर से देखो, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, ए बी। टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो शेयर स्ट्रेन समझ में आ गया कि जब हम कोई बॉडी फिक्स्ड है नीचे से और उस पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो नीचे से तो वो हिलेगी नहीं, तो आगे उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब उसके थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, झुकाव आ जाएगा। उस झुकाव को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। और किसी झुकाव इंक्लाइंड को ही हम क्या बोलते हैं, झुकाव को ही क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो जो थीटा एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो पाया? ठीक है। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी। एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उनका नाम पूरा था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। क्या थे, हाँ। कब आए, 1635 से 1703 में एडी में चले गए। ठीक है, 1635 में आए, 1703 तक रुके। ठीक है। फार्मूलेटेड इन 1679 में उन्होंने एक फार्मूला दिया, नोन आफ्टर हिम एज हुक्स लॉ, जिसको हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ के नाम से जान। विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या बोल लिया, विद इन द इलास्टिक लिमिट,
द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब उसने क्या कि इलास्टिक लिमिट में रहकर, इलास्टिक लिमिट का मतलब किसी रबड़ को अगर हमने पकड़ के खींचा, अब वो चट से टूट गई तो इलास्टिक लिमिट्स के क्या हो गई, बाहर हो गई। कोई स्प्रिंग को हमने पकड़ खींचा तो वो लौट कर वापस ही नहीं आया। तो उन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी, इलास्टिक लिमिट, अपनी लिमिट में रहना। क्या बोला कि इलास्टिक मतलब लिमिट में खींचो तो स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया उन्होंने, स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हुक्स लॉ क्या है, हाँ स्ट्रेस जो है, हाँ स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन के। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना फोर्स बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, वहां पर कांस्टेंट आया ई। तो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट क्या है ई। तो वेयर ई इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो ई को हमने ऐसे ही लिखा और स्ट्रेस को हमने ऐसे लिखा, और स्ट्रेन जो इंटुम था वो कहां आ गया, अपॉन में आ गया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ जो है तैयार कर लेना, ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट ऑफ ई, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, और पीछे पढ़ा है स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट तो यही हो गया। अब क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो इस चैप्टर में डायमेंशन की टेंशन नहीं लेना, सबकी सेम आएंगी। न्यूटन का क्या होगा, mL/T-2 और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा mL-1T-2। याद नोट कर लो फटाफट, आगे चलते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ो। विद इन द इलास्टिक लिमिट, कोई भी डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें ये बात जरूर लिखेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो भी काम हो रहा है उसने बताया कब हो रहा है, इलास्टिक लिमिट में हो रहा है। यंग ने क्या बताया, लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में बताया, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब यंग मॉडुलस किसको कहेंगे, जिसमें लेंथ की बात होगी, इसमें किसकी बात होगी, लेंथ की। तो इन्होंने दो देखो इधर, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। इट इज डिनोटेड बाई वाई। कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वाई। किससे डिनोट करेंगे, वाई से। तो देखो इधर, तो वाई इक्वल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं।
ठीक है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे। जैसे कोई ये वायर दे रखा, क्या दे रखा है, ये कोई वायर दे रखा, इसमें कोई हमने वेट लटका दिया, इतना वायर था, इसमें कोई वेट लटका है तो इतना ये इसमें क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी एल थी और इसमें वेट मान लो mg लटका, कितना लटका mg। जब इसमें वेट लटकेगा तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज बढ़ी हुई लेंथ को हमने क्या नाम दिया, डेल्टा एल। क्या नाम दिया, डेल्टा एल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। अभी फार्मूला यंग्स मॉडुलस का क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो मेन बातें हो वो नोट करते जाना। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू क्या है, एफ अपॉन ए, और ये क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए को ऐसे लिखा, और सबसे नीचे वाला कहां जाता, सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो एल अपॉन डेल्टा एल। तो y इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू होती है, यहां पर हमने वेट कितना लटकाया था, mg। कितना लटकाया था, mg। तो यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, mg। अच्छा, वायर की बात जब भी करी आती है तो वहां पर उसका लिया जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिया जाता है, क्रॉस सेक्शनल, यानी वायर की ये डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते फार्मूले को, और ऐसे भी नोट कर सकते, जैसे नोट करना चाहे नोट कर ले। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले। यूनिट ऑफ वाई, यानी यूनिट होगा तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होगी ml -1 t -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोल लिया है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक की लिमिट में। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि किसी चीज को अगर हम खींचे तो वापस उसी शेप में वापस आए, या स्प्रिंग को हमने खींचा वो वापस लौट के नहीं आया, आया तो फुल्ली नहीं आया, तो वो क्या करे, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस किसको कहते हैं, जैसे कोई क्यूब टाइप का है, ये क्या है, क्यूब है या बॉल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पे हमने क्या करा, सब तरफ से फोर्स लगा दिया। क्या करा, इधर से इधर से इधर से इधर से, जितनी साइड थी सबसे फोर्स लगा दिया। तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर फोर्स को नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसमें जब सब तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वही वो कह रहा है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, बल्क मॉडुलस से, वो बी से, बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या कह रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। नॉर्मल
स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is called bulk modulus. It is denoted by eta. Normal is the ratio of the normal strain of volumetric strain is called bulk modulus. It is denoted by B. तो B से नोट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है, यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स F अपॉन ए, क्या फार्मूला होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है डेल्टा V अपॉन V। अगर स्ट्रेस कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसको P से भी नोट करते हैं, काहे से, P से, इसको P से भी डिनोट करते हैं, P से। इसको क्या डिनोट करते हैं, P से। अगर स्ट्रेस पॉजिटिव लेंगे, स्ट्रेस पॉजिटिव लेंगे तो स्ट्रेन मिलेगा निगेटिव, यानी वॉल्यूम में क्या आ रही, कमी आ रही है, ठीक है। अगर स्ट्रेन पॉजिटिव लेंगे तो स्ट्रेस क्या मिलेगा, निगेटिव, कुल मिला के एक चीज निगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस B इक्वल्स टू होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह हमने क्या रखा, P, क्या रखा, P, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, माइनस डेल V अपॉन V। तो B इक्वल्स टू, ये सबसे नीचे वाला कहा जाता है, सबसे ऊपर, तो ये हो गया जाके P माइनस अपॉन डेल V, माइनस का डेल V। ये फार्मूला काहे का हो गया, बल्क मॉडुलस का। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट आउट तो नहीं करना कुछ। अब आ जाएंगे काहे पर, यूनिट पर। किस पे आ जाएंगे, यूनिट पर। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट होगा यूनिट ऑफ बी, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगी, ml माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशन क्या होगी, ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कंप्रेसिबिलिटी, क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, द रेसिप्रोकल of the bulk modulus is called compressibility. It is denoted by beta. It is denoted बाई बीटा, यानी कि इसको काय से, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसको काय डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि B इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन बी। बी क्या है, बल्क मॉडुलस, अपॉन में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, अपॉन में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बीटा इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये बीटा निकल के आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन, क्या निकालेंगे, डायमेंशन क्या होगा, मीटर यानी लेंथ की डायमेंशन एल स्क्वायर, और एन क्या है, न्यूटन, न्यूटन का क्या होगा, ml t माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे, m को ऊपर लेगा -1 हो गया, l से l क्या होगा, कैंसिल हो गया, l हो गया, और t माइनस 2 को ऊपर लेगा +2 हो गया। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब ये मटेरियल दे रखे हैं और उनके बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है,
तो अगर तुमसे पूछा जाए एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का बल्क मॉडुलस होता है 72 इंटू 10⁹। कितना होता है? 72 इंटू 10⁻9। ब्रास का कितना होगा? 61 इंटू 10⁹। ये पावर ऊपर लिखी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर का क्या होगा? 140 इंटू 10⁹। ग्लास का कितना होगा? 37 इंटू 10⁹। आयरन का क्या होगा? 100 इंटू 10⁹। अब कुछ ऐसे ये पढ़ लेना है, ठीक है। आयरन का, निकल का कितना होगा? 260 इंटू 10⁹। स्टील का कितना होता है? 160 इंटू 10⁹। और लिक्विड में क्या, वाटर कितना होता है? 2.2 इंटू 10⁹। एथनॉल का कितना होता है? 0.9 इंटू 10⁹। ठीक है। कार्बन का कितना होगा? कार्बन डाइसल्फाइड का 1.56 इंटू 10⁻9। ग्लिसरीन का कितना होगा? 4.7 इंटू 10⁹। मरकरी का कितना होगा? 25 इंटू 10⁹। एयर का कितना होगा? 1.0 इंटू 10⁴। ये पावर से दे रखा गैसेस में, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो सबसे हाई किसका होता है? सॉलिड का। किसका होता है? सॉलिड का। उससे कम किसका होता है? लिक्विड का। और उससे कम किसका होता है? एयर का, यानी कि गैसेस का। क्लियर हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, इसमें क्या कहते हैं? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। इसको डिनोट किससे करते हैं? ईटा से। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। ये आया। यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस। इसका फॉर्मूला क्या क्या बोले? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन shear strain. The ratio of the tangential stress अपॉन द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस और shear strain को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ईटा से नोट करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? एफ अपॉन ए। क्या होगा? एफ अपॉन ए। और शीर स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? थीटा। शीर स्ट्रेन क्या होता है? थीटा। तो ये वाला तो खैर टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है? टेंजेंशियल किसी सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स जो लगता है पर यूनिट एरिया पर, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। ये समझ लो स्ट्रेन क्या होता है। ये कोई सरफेस दे रखी है, ठीक है। अब ये नीचे से कैसा है? फिक्स है। नीचे से कैसा है? फिक्स है। ये सरफेस कैसी है? फिक्स है। अब हमने इस पे लगाया टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या लगाया? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये आगे से यहां से नीचे से क्या है? फिक्स है। अब हमने इसको धक्का मारा, नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा अपने पास से ऊपर का डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल जो बना जाके ये कितने बना? थीटा। यानी कि ऊपर से ये कितना बढ़ गया? जो नीचे का सरफेस क्या रहा है? फिक्स रहा है, और ऊपर में जो चेंज आता है, मतलब यहां तक जितनी वैल्यू ये बढ़ जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और स्ट्रेन जो होती है वो रेशियो में हमेशा निकलती है।
यानी कि चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर यहां पे निकालेंगे तो यहां पे टेन थीटा से निकल पाएगी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इसको ए पॉइंट माना, इसको बी माना, इसको सी माना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बीसी, और बेस कितना होगा ए बी। तो ये टेन थीटा से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां से ईटा इक्वल्स टू क्या आता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, एफ अपॉन ए, क्या है एफ अपॉन ए, और शीयर स्ट्रेन क्या है थीटा। तो ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन ए थीटा। ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन ए थीटा, ये नोट कर लियो। अब इसका यूनिट निकालेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो सेम ही बार बार आ रहा है। और डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि ये मटेरियल दे रखे हैं और ये उनके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शीर मॉडुलस दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम का होता है 25, ब्रास का कितना होता है 36, पावर ऊपर लगी ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर 9। कॉपर का कितना होता है 12 इंटू 10 टू 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखे, ठीक है। ऐसे ग्लास का 23 इंटू 10 टू द पावर 9, आयरन का 17 इंटू 10 टू पावर 9, लीड का 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9, निकल का 77 इंटू 10 पावर 9, स्टील का 84 इंटू 10 टू द पावर 9, टंगस्टन का 150 इंटू 10 टू द पावर 9, और वुड का कितना होता है 10। If compare the value of eta within the values of y, we see that in general the shear modulus is less than Young's modulus for most of the material। अगर हम पिछली वाली टेबल से इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि शीर मॉडुलस की वैल्यू जो है वो बल्क मॉडुलस से क्या आती है, देखो गौर से, क्या आती है, कम आती, लेस देन द यंग्स मॉडुलस, सॉरी लेस देन द यंग्स मॉडुलस। यानी कि ईटा की वैल्यू हमेशा ज्यादातर क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, वाई से। जब हम पीछे टेबल से कंपेयर करते हैं वाई वाली टेबल से, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वाई से हमेशा क्या आती है, कम आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पर नोट करें। अब पढ़ते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टेज्ड वायर। ये तुम्हारा डेरिवेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। ये इसका डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हेन अ वायर इज स्टेज्ड, इंटर एटॉमिक फोर्सेस come into play which oppose the change. Work has to be done against these restoring force. The work done stretching the wire is stored in it as its elastic potential energy. क्या समझ में आया? अब जो होता है वायर होता है ऐसे करके, तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। वायर जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। अब हमने उसको पकड़ के क्या करा, खींच दिया। हमने क्या करा, पकड़ के खींच दिया। अब उसको हमने यूं करे पकड़ के खींचा, अब वो क्या हो गया, वायर खींच गया। ये तो पूरा जूम हो रहा है, नहीं समझ में आई बात। तो उसके पार्टिकल जो होते हैं दूर पहुंच जाते, क्या हो जाता है, उसके पार्टिकल दूर यूं पहुंच जाता है। अब इधर वाला इधर खींच रहा है, मैं जा नहीं समझ में आई, इसे करके इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा, नहीं समझ में आई बात। अब इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसको बोलेंगे क्या, इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या बोलेंगे, अब उनका फोर्स, तुमने तो रबड़ खींच ली, अब उनके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, वो फोर्स एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब रबड़ को खींचते हैं तो उनके एटम जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन उनके एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। तो वो इंटरनल एटॉमिक फोर्स लगता है, तो हमने वायर को खींच दिया। अब पार्टिकल जो एटम जो थे वो दूर दूर आ गए, जाना कहां जा रहा है, पास पास। तो वो फोर्स के कारण जो एनर्जी लग रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो कोई बॉडी थी, जब हमने शुरू में रबड़ पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो उस पर स्टार्टिंग में लगने वाला फोर्स कितना है, 0। कितना है। अब हमने उसको पकड़ के F4 से वापस खींच दिया। नहीं समझ में आया, फोर्स को हमने क्या करा, पकड़ के खींचा। तो स्टार्टिंग में फोर्स कितना था, 0, और बाद में फोर्स कितना हो गया, F। तो उसका एवरेज जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल के है, एवरेज इंटरनल फोर्सेज फॉर एन इंक्रीजिंग लेंथ डेल्टा एल। यानी डेल्टा एल इंक्रीज करने में लगा फोर्स। नहीं समझ में आया। तो ये तुम्हारा निकल के क्या आया, एवरेज इंटरनल फोर्स। भैया जी क्या निकल गया, एवरेज इंटरनल फोर्स। इसको हम लिखेंगे F/2। कितना आ गया, F/2। अब ये तुम्हें पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क इंटू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा एवरेज कितना हो गया, F/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। तो ये हमारा वर्क निकल के आ गया। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। ये वर्क जो होता है वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो वर्क हमने निकाल लिया वही क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती। तो 1/2 क्या निकाला, F इंटू डेल्टा एल। क्या निकाला, F इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अब कह रहे लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो U इक्वल्स टू ए से हमने अपनी तरफ से क्या करा, मल्टीप्लाई कराई और ए से डिवाइड करा लिया। ए से डिवाइड कराया और ए से मल्टीप्लाई कराई। ये तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। समझो ध्यान से, 1/2 F इंटू डेल्टा एल लिखा था, अपनी तरफ से ए से डिवाइड कराया और ए से हमने क्या मल्टीप्लाई कराई और एल से डिवाइड कराया और एल से मल्टीप्लाई कराई। ठीक है, समझ में आया। ऐसा क्यों करा, ऐसा जिंदगी में आतंक क्यों आया। 1/2 को ऐसे लिखा, गौर से देखो ये फार्मूला, F/A काहे का होता है, स्ट्रेस का, काहे का, स्ट्रेस का। और डेल्टा L/L काहे का होता है, स्ट्रेन का। काहे का होता है, स्ट्रेन का। और एरिया इंटू लेंथ कहलाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम कहेंगे क्या, एरिया। क्या बोलेंगे, और इसको हाइट को लेंथ कह लेंगे। तो फिलहाल याद कर लेना, वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये हमारा फार्मूला आ गया निकल के काहे का, बोलो काहे का निकल के आया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। काहे का निकल के आया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। अरे भैया ये फार्मूला काहे का निकल के आया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन हमें क्या चाहिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है उठा के इधर ले आएंगे अपॉन में, जैसे पर यूनिट लेंथ कहेगा तो लेंथ से डिवाइड करा लेते, पर यूनिट वॉल्यूम का एक वॉल्यूम से डिवाइड करा लेंगे, तो वॉल्यूम आ गया नीचे, इक्वल्स टू क्या हुआ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। इसको डिनोट काहे से करते हैं? स्मॉल यू से। इसको काहे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। u इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और एक फार्मूला होता, पीछे तुमने पढ़ा होगा क्या, y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सुना नहीं सुना? तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y और स्ट्रेन जो अपॉन में इनटू में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। तो ये वैल्यू स्ट्रेस की चाहो तो यहां उठा के रख लो, तो 1/2 y इंटू स्ट्रेन और इंटू स्ट्रेन। तो u इक्वल्स टू क्या मिला जाके 1/2 y स्ट्रेन स्क्वायर। ये एक फार्मूला नया ये ड्राइव हो गया, यहां तक आप लोग नोट कर लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन वाई। स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो यहां पर स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो 1/2 वाई इंटू यहां पर क्या होगा स्ट्रेस अपॉन वाई का होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर इसके ऊपर एक स्क्वायर इसके ऊपर, ये किससे ये कैंसिल हो गया। तो u इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस इनटू ये फार्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो विद इन द इलास्टिक लिमिट। द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या करें, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। देखो इधर ये क्या है, क्या है, ये है वायर। क्या है, वायर, जिसकी लंबाई कितनी है कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी कैपिटल एल। इस वायर को पकड़ के हमने खींच दिया, ये खींच के वायर हो गया लंबा। कैसा हो गया, लंबा। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो क्या थी, एल, और लेंथ में जो इंक्रीजिंग हुई वो डेल्टा एल हुई। अब जब पूरा वायर हो गया एल प्लस डेल एल, तो जो लेंथ में चेंज होता उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जाहिर सी बात, इसका डायमीटर हमने मान लिया पहले कितना था, कैपिटल डी था, डायमीटर कितना था। अब जब वायर को पकड़ के खींचेंगे तो वायर का डायमीटर क्या होगा, कम होगा। वायर के डायमीटर में क्या होगी, कमी आएगी। तो कितनी कमी आई, डेल्टा डी। तो बची हुई लेंथ कितनी, डायमीटर कितना बचा, डी माइनस डेल्टा डी। कितनी बची, डी माइनस डेल्टा डी। जो डायमीटर में चेंज होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं,
लेटरल स्ट्रेन, क्या लिखेंगे इसका, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अब पॉइजंस रेशियो क्या होता है, पॉइजंस रेशियो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा से। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल्स टू, तो यही डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या था, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजंस रेशियो कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से। अब लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, डेल डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल एल अपॉन एल। अब सिग्मा इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डी, और सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर, एल अपॉन डेल एल। अब डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r, और डेल d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 डेल r। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो सिग्मा इक्वल्स टू 2 डेल r अपॉन 2r इंटू एल अपॉन डेल एल। कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डेल आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल एल, ये एक और फॉर्मूला मिल गया, यहां तक नोट कर ले। अब देखो लेंथ जब बढ़ रही है तो जाहिर सी बात डायमीटर क्या हो गया, कम हो रहा है। अब जब डायमीटर कम होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। डायमीटर कैसा लेंगे, तभी कह रहे द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन आर अपोजिट स्ट्रेंथ। यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, और लेंथ अगर कम होगी तो डायमीटर बढ़ेगा, दोनों अपोजिट सेंस में है। अगर किसी वायर को पकड़ के हम खींचते हैं तो वहां पर क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। As the Poisson's ratio is the ratio to strengths, it has no units and dimensions। मतलब पॉइजंस रेशियो जो है वो दो स्ट्रेन का रेशियो है। तो पहली बात तो स्ट्रेन ही डायमेंशनलेस होती है, लेकिन जब एक ही क्वांटिटी का रेशियो होता है तो यूनिट यूनिट कट के कुल मिला के क्या आता है, उसका यूनिट नहीं होता है। समझ में आई, यूनिट दोनों तरफ से कट जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं एज द पॉइजंस रेशियो, रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेन, दो स्ट्रेन का रेशियो, तो इसका यूनिट भी नहीं होता और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइजंस रेशियो कंप्लीट हो गया। हम आगे चलते हैं, अगले वीडियो में आपको सब न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके। ठीक है, ओके।